हेलो हेलो हेलो। तो बच्चों, स्वागत करते हैं आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय प्रसून सर में। आज मैं आप सभी को क्लास 11th का बायोलॉजी का इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इम्पॉर्टेंट क्या, मैं यही बोलता रहता हूँ, सभी इम्पॉर्टेंट है लेकिन कुछ स्पेशल है। मतलब आज मैं रक्त के बारे में पढ़ाऊंगा, ब्लड के बारे में पढ़ाऊंगा और चैप्टर है 18। चैप्टर किस क्लास का है भैया? कौन सा क्लास पढ़ा रहे हो गुरुजी? 11th। और चैप्टर का नाम क्या है? बॉडी फ्लूइड फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। आपको ये 11th में मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर, प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेस वाला ये दोनों चैप्टर कवर होंगे। क्लास 10th वाले भी ये वीडियो देख सकते हैं और क्लास 11th वाले भी। यानी कि आज मैं जो आपको पढ़ाऊंगा उस चैप्टर का नाम है क्लास 11th के अकॉर्डिंग बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, और क्लास 11th के अनुसार शरीर में एक विशेष प्रकार का तरल पाया जाएगा जिसे तरल संयोजी ऊतक कहेंगे। और 9th में भी है, यानी कि 10th में भी, 9th में भी और 11th में भी, और थोड़ा सा 12th में भी है। यानी कि चारों क्लास के लिए आवश्यक है, लेकिन प्रॉपरली ये क्लास है 11th वाले की। आइए देखते हैं। तो चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, देह तरल और परिसंचरण। क्या मतलब होता है देह तरल का? मतलब क्या? हमारे शरीर में रक्त पाया जाता है और रक्त एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। और देखते हैं क्या पढ़ना है हमको इसमें। ब्लड। क्या पढ़ना है बच्चों? अब ब्लड है क्या? एक लिक्विड है। क्या है? लिक्विड। कहाँ पाया जाता है? हमारी बॉडी में, किसी भी बॉडी में या किसी भी एनिमल जो होगा, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, प्राय उनमें पाया जाता है। क्या? ह्यूमन में पाया जाता है। मैं ह्यूमन के बारे में पढ़ा रहा हूँ, बाद में और अन्य जानवरों के बारे में आप अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन में पाया जाता है। अब जो लिक्विड मटेरियल है ब्लड, ये बना कैसे? यानी कि जब मैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में था, एम्ब्रियोनिक स्टेज, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टेम सेल्स होती हैं ढेर सारी, या स्टेम सेल्स होती हैं, अभी मैं बताऊंगा, ब्लास्टोसिस्ट सेल्स। अब जो स्टेम सेल होती हैं वो बनाती हैं लेयर्स। या लेयर बनेगी, 3 ही लेयर बनती थी, अगर आपको ज्ञात हो तो 3 लेयर्स बनती हैं। और एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो तीनों लेयर बनती हैं वो होती हैं एक्टोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। देखिए, मैंने कहा रक्त के बारे में पढ़ाऊंगा, ब्लड के बारे में पढ़ाऊंगा। ब्लड पाया कहाँ जाता है? हमारे शरीर में, ह्यूमन की बात कर रहा हूँ। और कैसा मटेरियल होता है? तरल होता है, लिक्विड होता है। जब मैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में था, यानी कि जब जीव की उत्पत्ति नहीं हुई, वह भ्रूणीय अवस्था में है, तो भ्रूणीय अवस्था में रक्त बनना शुरू होगा। और रक्त बनना जिस भ्रूणीय परत से शुरू होगा, उस भ्रूणीय परत का नाम है बच्चों क्या? मीजोसोम। यानी कि ओरिजिन जो होती है ब्लड की, क्या? ओरिजिन, ओरिजिन जो है वो कैसी है बच्चों? मीजोडर्मल है, मीजोडर्मल। एक बात याद रखना, जितना भी मैं कनेक्टिव टिश्यू पढ़ूंगा, कनेक्टिव टिश्यू, वो भी कौन सा? फ्लूइड वाला, सब की ओरिजिन कैसी होगी? मेसोडर्मल होगी। यानी कि भ्रूणीय अवस्था में मेरा जो तरल संयोजी ऊतक है वो किस भ्रूणीय परत से मिलकर बना है? वो किस भ्रूणीय परत से बना है? मेसोडर्मल से बना है, मध्य स्तर भ्रूणीय परत से बना है। इतनी बात समझ में आई? अब सुनिए, अब ये जो ब्लड है इसमें है क्या क्या चीज? ये जो ब्लड है इसमें है क्या क्या चीज? देखो, ये जो ब्लड है इसको मैंने बोला हिंदी में रक्त। क्या बोला? रक्त। आप इसको खून उर्दू में बोल सकते हो, आप इसको लहू बोल सकते हो शुद्ध हिंदी में। ठीक है, इतनी चीजें बोल सकते। अब ये जो रक्त है
इसमें है क्या क्या चीज। तो इसमें मुख्यतः बच्चों दो ही चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? दो चीजें। इस रक्त में दो चीजें। पहला है रुधिर, रुधिर प्लाज्मा, रुधिर प्लाज्मा, जिसको बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा। ठीक है। और दूसरी चीज है फॉर्म, फॉर्म एलिमेंट्स, अतिरिक्त तत्व, अतिरिक्त पदार्थ। अब अतिरिक्त पदार्थ में मुख्यतः तीन चीजें आती हैं। एक दो तीन। क्या क्या? इन अतिरिक्त पदार्थ को मैं बोल सकता हूं कि ये हैं ब्लड, ब्लड, ब्लड सेल्स या कैप्सूल्स भी बोल सकते, ब्लड सेल्स। अब ये ब्लड सेल्स फ्रॉम एलिमेंट में तीन चीजें आती हैं, याद रखना। आरबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। ये चीज कंठस्थ होनी चाहिए। मैं आपको क्लास 11th का 9th वाले भी देख सकते हैं, 10th वाले भी देख सकते हैं, और मुख्यतः ये चैप्टर 11th वालों के लिए है। चैप्टर का नाम है क्या? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इसमें मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूँ कि रक्त क्या होता है, रक्त में क्या क्या पाया जाता है, रक्त का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। अगर मैं बात करूं रक्त की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो रक्त की उत्पत्ति हुई है हमारे मेसोडर्मल भ्रूणीय स्तर से। भ्रूण की जो परत होती है, एम्ब्रायो की जो परत होती है, वह मेसोडर्मल परत होती है, और मेसोडर्मल परत से हमारा तरल संयोजी ऊतक यानी कि ब्लड बना हुआ है। अब ये जो ब्लड है, इसमें होते क्या क्या चीजें हैं? बबुआ दो चीजें होती हैं। एक होता है क्या? प्लाज्मा, और दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। जो प्लाज्मा होता है वह पूरे ब्लड का कवर करता है 55%, और जो फॉर्म्ड एलिमेंट होता है वह कवर करता है 45%। 55 और 45 इज इक्वल टू 100%। यानी कि जो ब्लड है हमारे शरीर में, जो ब्लड है हमारे शरीर में, वो है क्या बच्चों? वो है फ्लूइड, फ्लूइड कनेक्टिव, कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक। अब ये जो तरल संयोजी ऊतक है, अगर मैं एक वयस्क की बात करता हूँ, एडल्ट की बात करता हूँ, एडल्ट की बात करता हूँ, तो एडल्ट का वेट मुख्यतः माना गया है 80 केजी। तो 80 केजी में, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, 80 केजी में ये जो ब्लड होता है 70 केजी माना गया है एक एडल्ट का वेट, 70 to 80। अब जो एडल्ट है उनके शरीर में ये होता है 5 से लेकर 6 लीटर के बीच, एलडी लीटर के बीच होता है, शब्द याद रखना। जो ब्लड होता है 5 से 6 लीटर होता है। अब ये वेरी करता है, क्या करता है? वेरी करता है क्या? वेट के अकॉर्डिंग। अब ये भी याद रखना, लेकिन सामान्यतः माना जाता है 5 से 6 लीटर ही होता है। फीमेल्स में, फीमेल में ये कम होता है, 4 से लेकर 5 लीटर के बीच होता है, 5 लीटर के बीच। ये बात याद रखना। ब्लड हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक है। जो एडल्ट होते हैं, वयस्क होते हैं, उनका वेट मुख्यतः माना जाता है कि 70 केजी होता है, और वह उस शरीर में, एक एडल्ट में, एक वयस्क में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। फीमेल्स में इसकी मात्रा कम होती है, 4 से 5 लीटर के मध्य होती है। यानी मोटा मोटा मैं बोल सकता हूँ 4 से लेकर के 6 लीटर के बीच में होता है, मोटा मोटा, मोटा मोटा माना जाए। और अगर करेक्टिवली माना जाए तो 5.5 लीटर मान सकते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल को मिला। ठीक, ये बात कंफर्म। अब जो ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, यह मेरे शरीर में या किसी भी जीव के शरीर में, मनुष्य की बात कर रहा हूँ, पहले ही लिख लिया हूँ मैं, तो मनुष्य के शरीर में कितना परसेंट बॉडी वेट ले रहा होगा, यानी कि हमारा भार कितना ले रहा होगा? 7 से लेकर के 8%। कितना परसेंट? 7 से लेकर 8%। मैंने बोला एडल्ट का वेट कितना होता है बुआ? इतना परसेंट, इतना। तो इतना परसेंट कौन सा कवर कर ले रहा है भैया? कौन कवर कर ले रहा है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसका क्या नाम है? ब्लड नाम है। इतनी बातें कंफर्म। ये चीज सुनना, मैंने इसे तरल संयोजी ऊतक ही क्यों कहा? तरल का मतलब लिक्विड है, ये तो समझ गया। कनेक्टिव का मतलब पूरे शरीर में कनेक्ट करता है एक दूसरे ऑर्गन को, इसीलिए कनेक्टिव बोल दिया। टिश्यू का मतलब ऊतक है, इसमें विशेष प्रकार के सेल्स आपस में अरेंज हैं, एक कंबाइन रूप में है, इसीलिए टिश्यू बोल दिया। इसीलिए इसको बोला फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये बातें समझ में? इतनी बातें जितनी मैं गाथा लिखा हूं, 1 मिनट में रिवाइज करता हूँ। देखो, फ्लूइड
बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, ये है चैप्टर का नाम क्लास 11th के। और क्लास 10th वाले लाइफ प्रोसेस में उनके लास्ट में होगा, वो वहां से पढ़ेंगे। मतलब पढ़ेंगे क्या, मैं पढ़ा रहा हूँ, सुनते चलेंगे। मैंने बोला मनुष्य के शरीर में होता है ब्लड, और ब्लड एक लिक्विड मटेरियल है, लिक्विड मटेरियल है। और हमारे जो जब किसी जीव की शुरुआत होती है बनने की, तो स्पर्म ओवम आपस में मिलकर के फर्टिलाइज करते हैं, तो जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद फिर एम्ब्रायो बनना शुरू होते हैं। तो एम्ब्रायो जब बनते हैं तो एम्ब्रायो के अंदर 3 लेयर्स बनती हैं। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो जो मेसोडर्म होता है बुआ, मेसोडर्म से ही क्या होता है, मेसोडर्म से ही हमारा बनता है रक्त। क्या बनता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसीलिए मैंने लिख क्या दिया है, ओरिजिन इसकी क्या होती है, मेसोडर्मल होती है। और जितने भी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हैं सब कैसे हैं, मेसोडर्मल ओरिजिन के हैं। और रक्त में मैं मुख्यतः क्या क्या पढ़ूंगा, रक्त को रक्त बोल दिया, खून बोल दिया, लहू बोल दिया, हिंदी में, उर्दू में, और सामान्य भाषा में आपको बता दिया, अंग्रेजी में ब्लड बोला। मैंने कहा रक्त में मुख्यतः बच्चों 2 चीजें होती हैं, क्या? रुधिर, प्लाज्मा और फाउंड एलिमेंट। अतिरिक्त पदार्थ होगा और प्लाज्मा होगा। अतिरिक्त पदार्थ 45% कवर करेगा पूरे रक्त का, और प्लाज्मा 55% कवर करेगा पूरे रक्त का। फाउंड एलिमेंट में कुछ नहीं होंगे, क्या क्या होंगे? आरबीसी होंगे, डब्ल्यूबीसी होंगे और प्लेटलेट्स होंगे। सबको डिटेल पढ़ाऊंगा। अभी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ क्या क्या चीजें पढ़नी। फिर मैंने कहा ये जो ब्लड होता है बबुआ फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू होता है, यानी कि एडल्ट का अगर वेट 70 केजी एज्यूम किया गया है, तो उस एडल्ट के अंदर 5 से 6 लीटर रक्त भरा होगा। जो रक्त होगा वो फीमेल और मेल में वेरी करता है। फीमेल में मेल की तुलना में रक्त कम होता है, ब्लड कम होता है, यानी कि 4 to 5 लीटर होगा। मैक्सिमम माना जाए तो 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि ये जो ब्लड होता है ये पूरे शरीर का कितना परसेंट वेट कवर करेगा, 7 to 8% कवर करेगा, ये भी कंफर्म। अब चित्त लगा के सुनिए, ये जो ब्लड है इसमें 2 ही चीजें पाई गई, प्लाज्मा और फाउंड एलिमेंट। कैसे पता चला भैया 2 ही चीज पाई गई? मैंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। मैंने नहीं, साइंटिस्टों ने क्या किया, एक परख नली ली, इस परख नली में ब्लड को डाला, ह्यूमन ब्लड को डाला। उस परख नली को, उस टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डाला। सेंट्रीफ्यूगल मशीन उसको तेजी के साथ घुमा। जब तेजी के साथ घूमता है तो ब्लड बहुत तेजी के साथ घूमेगा, उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। फोर्स के कारण खूब तेजी के साथ रक्त घूमेगा, तो रक्त का जो हिस्सा है, कुछ हिस्सा ऊपर आ जाएगा, कुछ हिस्सा बीच में रह जाएगा और कुछ हिस्सा नीचे आ जाएगा। याद रखना, रक्त का अधिकांश हिस्सा ऊपर की तरफ आ जाता है। आ जाओ, मैं एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ तुमको। ये मान लो बच्चों टेस्ट ट्यूब है, ये है टेस्ट, ठीक, ये है टेस्ट, ठीक। अब टेस्ट ट्यूब में मैंने डाला है रक्त, ये भर भर के रक्त, ये रक्त भरा हुआ है, ठीक। जब मैंने क्या किया, इस रक्त को खूब तेजी के साथ सेंट्रीफ्यूगल मशीन में घुमाया, तो सबसे ज्यादा हल्के पीले रंग का पदार्थ, सबसे ज्यादा हल्के पीले रंग का पदार्थ ऊपरी स्तर पर, परख नली के ऊपरी स्तर पर जमा हुआ। इतना इतना सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। ये कैसा था, हल्के पीले रंग, हल्के पीले रंग का, स्ट्रा कलर बोल सकते हैं, हल्के पीले रंग। ये जो हल्के पीले रंग का पदार्थ था, ये था क्या बच्चों, प्लाज्मा। क्या था? और कितना परसेंट होता है, मैंने बताया 55%। फिर बीच में ल्यूकोसाइट्स, क्या थे, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स इज इक्वल टू डब्ल्यूबीसी। और यहाँ पर, यहाँ लास्ट में लाल रंग का द्रव एकत्रित था, लाल रंग का द्रव एकत्रित था, वह था आरबीसी। क्या था? आरबीसी। यानी कि, और इन्हीं के बीच में, इन्हीं में मतलब ल्यूकोसाइट्स के पास ही कुछ प्लेटलेट्स भी, प्लेटलेट्स, यानी कि पूरा का पूरा जो परख नली है उसमें सबसे ज्यादा हल्के पीले रंग का पदार्थ जो कि परख नली के ऊपरी सतह पर एकत्रित हो जाता है, वह हल्के पीले रंग का होगा। जब मैं परख नली को खूब तेजी के साथ सेंट्रीफ्यूगल मशीन में रक्त डालकर घुमाऊंगा तब ऐसा मुझे प्राप्त हुआ था। क्या हुआ, परख नली के ऊपरी स्तर पर प्लाज्मा प्राप्त हुआ, बीच में ल्यूकोसाइट्स प्राप्त हुई, डब्ल्यूबीसी, और लास्ट में लाल रंग का पदार्थ प्राप्त हुआ। उस लाल रंग के पदार्थ का नाम क्या है, आरबीसी है। ये आप एक्सपेरिमेंटल कर सकते, इतनी बातें करनी हो। अब मैं आपको ब्लड में 2 ही पदार्थ पाया गया है, प्लाज्मा और फाउंड एलिमेंट, इन दोनों की चर्चा कर लूं। उसके बाद चर्चा करते करते मैं आपको इसके अंदर डिटेल पढ़ा दूं, इसके अंदर डिटेल पढ़ा दूं, यानी कि धीरे धीरे मैं मूव करूंगा और पूरा का पूरा चैप्टर आपको कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा। और अगर नहीं याद होगा दोबारा पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए इसको रब करता हूँ, आगे बताता हूँ, ठीक है। ये नोटेबल कुछ भी हो तो नोट कर लेना। अब मैंने कहा ये जो ब्लड है बच्चों, ये दिखता कैसा है, दिखता कैसा। पहली चीज तो नोट करिए, ये लिक्विड है, तरल है, ठीक। विस्कोसिटी पाई जाती है, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, श्यान्यता, ये गाढ़ा है, चिपचिपा है, ठीक। और इसका जो पीएच है, क्या पीएच, और 7.3 से 7.5 के बीच में माना जाता है, 7.4, ये बात नहीं कंफर्म। तीसरी चीज, ये एल्कलाइन, एल्कलाइन, एल्कलाइन का मतलब क्षारीय, कैसा है, ठीक। तीसरी चीज, चौथा चीज, इसके अंदर दो ही पदार्थ हैं, मैंने अभी बताया क्या क्या। पहला है प्लाज्मा, प्लाज्मा, दूसरा है फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट। मैंने चौथी चीज, पांचवी चीज नोट करिए, ये कैसा है, अपारदर्शी, अपारदर्शी, ट्रांसपेरेंट नहीं। क्या है, कलर कैसा है, कलर है रेड। और रेड का कारण क्या है, एक विशेष प्रकार का पदार्थ है, हीमोग्लोबिन, बताऊंगा सर, अभी लिखते चलो। छठवीं चीज नोट करिए, रक्त क्या है, फ्लूइड, कनेक्टिव टिश्यू, क्या है, टिश्यू। हिंदी में तरल संयोजी ऊतक, रक्त के बारे में इतनी जानकारी मिली। प्लाज्मा मैंने बोला बबुआ कितना परसेंट, 55%, फॉर्म्ड एलिमेंट 45%। अब ये जो 45% फॉर्म्ड एलिमेंट कवर कर रहा है और 55% प्लाज्मा कवर कर रहा है, प्लाज्मा में क्या क्या हो सकता है ये देखते हैं। प्लाज्मा जो है बच्चों, प्लाज्मा, प्लाज्मा एक विशेष प्रकार का हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है, कैसा, हल्के पीले रंग का, हल्के पीले रंग का, हल्के पीले रंग का तरल है, क्या है, तरल, तरल, ठीक। ये है क्या, ये 90%, कितना, 90% वाटर है, क्या है, मतलब पूरे के पूरे प्लाज्मा में 90% पानी ही भरा है, और लास्ट जो बचा है 10% उसमें ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर। अब ये ऑर्गेनिक मैटर क्या क्या हो सकते हैं, जैसे सी, ऑर्गेनिक मैटर हो गया, और कुछ एलिमेंट्स हो गए, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स हो गए, कुछ भी थोड़ा थोड़ा मतलब, CO2 हो गया, और NaCl हो गया, NaCl हो गया, और क्या बोलते हैं, आयंस हो गए, सोडियम आयंस, क्लोराइड्स, और कैल्शियम आयंस, मतलब, और हार्मोन्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, एंजाइम हो गया, एंजाइम हो गया। ये 10% कवर करता है प्लाज्मा। सुनिए ध्यान से, क्या क्या, ब्लड लिक्विड है, विस्कोसिटी पाई जाती है, गाढ़ा होता है, श्यान होता है, गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, इसका पीएच 7.4 होता है, ये लिखोगे करेक्ट है, ठीक है। एल्कलाइन होते हैं, क्षारीय होते हैं। प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट दो चीजों से मिलकर बने हैं, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से। प्लाज्मा 55% पूरे रक्त का भार कवर करेगा। और सातवीं चीज मैंने बोला कितना होता है भैया, 5 से 6 लीटर के बीच में, 5 से 6 लीटर। फीमेल्स में, फीमेल में क्या होता है, 4 to 5 लीटर होता है, 4 to 5 लीटर होगा। आठवां चीज, पूरे बॉडी का कितना परसेंट भाग कवर करेगा, 7 to 8% बॉडी वेट लेगा, बॉडी वेट कवर करेगा, कवर करेगा। ये बातें कंफर्म।
ये हो गया पूरा का पूरा ब्लड के बारे में। ब्लड में जो प्लाज्मा है, शब्द सुनना मैं लिखाता कम हूँ, चिल्लाता ज्यादा हूँ, तो चिल्लाने पर गौर करिएगा, ना कि व्हाइट बोर्ड पे मैं क्या क्या लिख रहा हूँ। क्या प्लाज्मा 55% है, 55% में क्या क्या चीजें होती हैं, आइए देखिए। ये जो प्लाज्मा था, मैंने टेस्ट ट्यूब इधर बनाया था, टेस्ट ट्यूब में मैंने बोला था सबसे ज्यादा हल्के पीले रंग का पदार्थ ऊपर एकत्रित हो गया था। ऊपर है मतलब हल्का है, WBC भारी। जो हल्का वाला पदार्थ ऊपर परत नली में एकत्रित हुआ है वह प्लाज्मा है और हल्के पीले रंग का है। और कैसा है, क्षारीय, क्षारीय अल्कलाइन। ठीक। अब उसमें 90% पानी भरा हुआ है, 90% उसमें वाटर है, और लास्ट जो 10% बच रहा है, इस 10% में ऑर्गेनिक मैटर है, एलिमेंट्स हैं, यानी कि क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड है, कुछ गैसेस हैं, यानी कि कुछ भी बोल सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड है, कुछ गैसेस है, NaCl है, सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, और क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम आयन है, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, और भी कुछ अवशिष्ट पदार्थ भरे हुए। अब ये जो पदार्थ हैं ये कवर कर रहे हैं प्लाज्मा को, और साथ ही साथ इसमें प्रोटीन्स भी, क्या है, प्रोटीन। हमको किस पे ध्यान देना है, हम ये सब बातें याद रखनी है, साथ ही साथ प्रोटीन याद रखनी है। ये नीट में पूछा जाए, कहाँ पूछा जाएगा, नीट। और आपको ये चीजें कंफर्म कंठस्थ होनी चाहिए, अगर मैं पढ़ाते समय ऐसा लिख दूं नीट में पूछा जाएगा, तो नीट में प्रश्न आते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। अब मैं यहाँ थोड़ा प्लाज्मा के बारे में चर्चा कर दूं। प्लाज्मा में मैंने बोला बच्चों, प्लाज्मा प्रोटीन होगी, लिस्ट जो 10% बचा था, वे प्रोटीन कितनी है, 4, कितनी है, 4। कौन कौन सी हैं, एल्बुमिन, एल्बुमिन, और क्या है, प्रोथ्रोम्बिन, 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 और क्या है, ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन, और क्या है, और फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन, ठीक। ये 4 प्रकार की प्रोटीन है। आइए इसको करते हैं रब, और इन चारों प्रोटीन ध्यान पूर्वक सुनना। मैंने कहा बबुआ जो ब्लड है, ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसका पीएच मान 7.4 होगा, 7.4 होगा। चिपचिपा है, विस्कोसिटी पाई जाती है, श्यानता होती है, और तरल है, लाल रंग का होता है हीमोग्लोबिन के कारण। इनके भीतर में दो ही चीज है, एक फॉर्म्ड एलिमेंट पदार्थ है, और दूसरी चीज है प्लाज्मा। जो प्लाज्मा होता है वो 55% होगा, फॉर्म्ड एलिमेंट 45%। जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर 90% पानी भरा हुआ है, और लास्ट जो 8-10% बच रहा है उसमें कुछ कार्बनिक पदार्थ हैं, कुछ गैसें भरी हुई हैं, और कुछ अतिरिक्त आवश्यक पदार्थ भरे हुए हैं, और अपशिष्ट पदार्थ भी भरे हुए हैं। साथ ही साथ जो प्लाज्मा है सबसे ज्यादा है, 55% है। अब इस प्लाज्मा के अंदर में प्लाज्मा प्रोटीन भी पाई जाती हैं। वे प्लाज्मा प्रोटीन 4 प्रकार की होती हैं। पहला मैंने लिखा है क्या, एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन, और उसके बाद मैंने लिखा है ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। क्या याद रखना, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन। अब जो एल्बुमिन है वो क्या करती है, चारों प्रोटीन क्या करती है, इनके काम बता दूं। साथ ही साथ रक्त में और क्या क्या है, रक्त में, रक्त कैसा आपको दिखेगा, नॉन ट्रांसपेरेंट होगा, अपारदर्शी होगा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। किसी वयस्क व्यक्ति के अंदर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाएगा, और जो फीमेल्स होती हैं पुरुषों की तुलना में फीमेल्स में रक्त कम पाया जाता है। और इसका ओरिजिन कौन सा होगा, मैंने अभी आगे बताया, क्या ओरिजिन कौन सा है बबुआ, मेसोडर्मल ओरिजिन है। हमारी जो भ्रूणीय स्तर की तीनों लेयर है उसमें मेसोडर्म जो लेयर है उससे रक्त मिलकर बना हुआ है। एल्कलाइन है, क्षारीय है, और पूरे शरीर का 7 to 8% बॉडी कवर कर रहा है, बॉडी वेट कवर कर रहा है। ये बात नहीं कंफर्म, इसको करता हूँ रब। अब मैं इनके सबके काम बता दूं, आओ देखो। हेडिंग डालिए प्लाज्मा। प्लाज्मा भैया, प्लाज्मा में प्रोटीन पाई गई है कितनी, 4 प्रोटीन। प्लाज्मा में क्या पाई गई है, प्रोटीन। कितना परसेंट है, 55% है। कितना परसेंट वाटर है, 90% वाटर है। लास्ट जो 10% बचा है उसमें प्रोटीन्स भी पाई जा रही हैं, कौन सी, एल्बुमिन, एल्बुमिन। याद रखना एक एक की काम। एल्बुमिन क्या करती है, ऑस्मोटिक बैलेंस करती है, ऑस्मोटिक
बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस। साथ ही साथ और क्या करती है, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन क्या है, हार्मोन्स, क्या है हार्मोन, इसको ट्रांसपोर्ट कर, ट्रांसपोर्ट। ध्यान पूर्वक सुनना। एल्बुमिन एक विशेष प्रकार की प्रोटीन है जो प्लाज्मा में पाई जाती है और ये मोस्ट एबंडेंट होती है, बहुत ज्यादा पाई जाती है, मोस्ट एबंडेंट, बहुत ज्यादा पाई जाएगी, और स्मॉलेस्ट होगी, सबसे छोटी होगी, स्मॉलेस्ट। सबसे छोटी और सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है एल्बुमिन, जो कि रक्त के प्लाज्मा में पाई जाएगी। जो प्लाज्मा में एल्बुमिन सबसे छोटी और सबसे ज्यादा पाई जा रही है, वह काम क्या करेगी, वह ऑस्मोटिक बैलेंस करेगी और थायरॉक्सिन हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करेगी। शब्द सुनिएगा, ऑस्मोटिक बैलेंस इज इक्वल टू होम्योस्टेटिस। व्हाट डू यू मीन बाय होम्योस्टेटिस, सम एस्थेटिक। देखिए हमारे शरीर में, हमारे शरीर को बैलेंस करने के लिए हमारे रक्त में आयन को कंट्रोल करना होता है, यानी कि सोडियम और क्लोराइड आयन को। हमारे शरीर में जल और लवण की मात्रा नियंत्रित हो, इसको कंट्रोल करने के लिए जो प्रोटीन काम कर रही है, उस प्रोटीन का क्या नाम है बुआ, एल्बुमिन नाम है। यानी कि जल और लवण की मात्रा को स्थिर रखना समस्थैतिकता कहलाता है, होम्योस्टेटिस कहलाता है, और इसी को ऑस्मोटिक बैलेंस भी बोलते हैं। अब जो ये ऑस्मोटिक बैलेंस है, ऑस्मोटिक बैलेंस क्या करता है बबुआ, कि हमारे शरीर में लवण और जल की मात्रा को नियंत्रित करता है, और वह विशेष प्रकार का प्रोटीन करेगा, और वह प्रोटीन कौन सा है, एल्बुमिन है। कंफर्म। थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन एक विशेष प्रकार का हार्मोन सोचा है, जो हमारे गले के पास ये जो एच आकार की या बटरफ्लाई आकार की एक विशेष प्रकार की ग्रंथि है थायराइड, उससे हार्मोन्स T3 T4 स्रावित होते हैं। कलेक्टिवली उनको थायरॉक्सिन हार्मोन्स बोलते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन्स क्या करते हैं, अगर इनकी कमी हो जाती है तो उनको ग्वाइटर हो जाता है। ग्वाइटर का मतलब ऐसे फूल जाता है, घेघा रोग बोलते हैं उसको, ठीक है। तो जो थायरॉक्सिन होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो प्रोटीन काम करती है, उस प्रोटीन का नाम है एल्बुमिन। दो चीजें कंफर्म। तीसरी चीज सुन, दूसरी, पहला था प्रोटीन, दूसरा प्रोटीन मैंने क्या लिखा है, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन को और फिब्रिनोजन को एक साथ, फिब्रिनोजन, ध्यान तो सुन, ये दोनों इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में। जब ये संपर्क में आते हैं ऑक्सीजन के, तभी एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव। और एक्टिव फॉर्म में जब होते हैं, शब्द सुनिएगा, जब एक्टिव फॉर्म में होंगे तो ये ब्लड को क्लॉट कर देंगे। क्या कर देंगे, ब्लड को क्लॉट कर देंगे। आपके दिमाग, ब्लड क्लॉटिंग, आपके दिमाग में प्रश्न होना चाहिए, सर मैंने जब सांस ली थी तो सांस में ऑक्सीजन गया था, ऑक्सीजन गया था तो रक्त में गया था, रक्त में गया था तो प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन, ऑक्सीजन मिला था तो वहीं ब्लड क्लॉट हो जाना चाहिए, रक्त को जम जाना चाहिए था। ऐसा नहीं होता बबुआ। जब वो एटमॉस्फेरिक O2 से संपर्क करते हैं तो ब्लड क्लॉट होता है। शब्द ही सुनना। और एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं हिपैरिन, हिपैरिन लिवर द्वारा स्रावित होती है। ये हिपैरिन क्या करती है, इस ब्लड क्लॉटिंग को बॉडी के अंदर रोकती है, बॉडी के इनसाइड, इनसाइड इनसाइड बॉडी को ब्लड क्लॉट से प्रिवेंट करती है, बचाती है। ये चीज कंफर्म। हिपैरिन ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, यानी कि अंदर हमारे रक्त का थक्का नहीं जमेगा। क्यों, क्योंकि हिपैरिन है। और जैसे रक्त बाहर आया, जैसे यहाँ पर कट गया मान लो, और ऑक्सीजन का संपर्क हुआ, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन तुरंत एक जाल बना देंगे, यानी कि ब्लड को क्लॉट कर देंगे, रक्त को ही रोकेंगे। इतनी बात देखा। और लास्ट में क्या आया, ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन। अब ग्लोबुलिन प्रोटीन बबुआ दो होते हैं, तीन, कितने होते हैं, एक अल्फा, बीटा और गामा। गामा प्रोटीन जो होता है, गामा ग्लोबुलिन, इसको बोलते हैं इम्यूनो ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन, ठीक। इम्यूनोग्लोबुलिन का मतलब ये बनाते हैं बी सेल्स और टी सेल्स, टी सेल्स, जो हमारे इम्यून सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, सुरक्षित करते हैं, बचाव करते हैं, सुरक्षित, ठीक। इम्यून सिस्टम को हमारे मजबूत करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं।
इतनी बातें कंफर्म। बी और अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। ग्लोबुलिन प्रोटीन की बात हो रही है तो ग्लोबुलिन प्रोटीन में तीन प्रकार की प्रोटीन बनेगी, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और लेम्डा ग्लोबुलिन। अल्फा बीटा गामा, लेम्डा नहीं, गामा, बीटा, अल्फा। ठीक, ये दोनों प्रोटीन एक साथ काम करेगी, ये दोनों प्रोटीन एक साथ काम करेगी, विटामिन का ट्रांसपोर्ट करता है, विटामिन का ट्रांसपोर्ट, किसमें, ऑल बॉडी में, ऑल बॉडी, पूरे शरीर। ये हो गया चारों का चारों क्या बबुआ, प्रोटीन्स। हमारे शरीर में रक्त में प्लाज्मा पाया गया। प्लाज्मा क्या था, सबसे ज्यादा 55% भाग कवर कर रहा था। और प्लाज्मा एक तरल, थोड़ा सा चिपचिपा, हल्का चिपचिपा, बहुत ज्यादा हाँ थोड़ा सा पारदर्शी होता है, ठीक है। और इसमें हल्के पीले रंग का दिखाई देगा। इसके अंदर में क्या क्या होगा, क्षारीय थोड़ा होगा, 7.4 ही होगा इसका पीएच। और जो पी वो है प्लाज्मा है, प्लाज्मा में 90% पानी होगा। जो लास्ट 10% बच रहा है उसमें कुछ गैसेस होंगी, CO2, O2, हार्मोन्स होंगे, विटामिन होंगे, और क्या बोलते हैं, आयंस होंगे, सोडियम आयंस, कैल्शियम आयंस, क्लोराइड आयंस, CSO आयन होंगे। और कुछ प्रोटीन्स होंगे। वे प्रोटीन कौन से हैं, चार प्रकार के प्रोटीन्स। कौन से, एल्बुमिन्स है, प्रोथ्रोम्बिन है, ग्लोबुलिन है और फिब्रिनोजन। प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन कलेक्टिवली क्या काम करते हैं, ब्लड क्लॉट का कार्य करते हैं। अब आपको ये कंफर्म होना चाहिए, ये इनएक्टिव फॉर्म में रक्त के अंदर होते हैं, लेकिन जब हमको चोट लगती है तो रक्त जब बाहर निकलने लगता है तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन पाते ही ये एक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं और ब्लड क्लॉट का काम कर देते हैं। प्रश्न ये उठना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर ये ब्लड क्लॉट क्यों नहीं करते, क्योंकि हमारे लीवर से एक विशेष प्रकार का पदार्थ संश्लेषित होता है, उसका नाम है हेपेरिन। हेपेरिन अंदर में ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करता है, बचाता है कि ब्लड क्लॉट अंदर नहीं होगा। ये बातें कंफर्म, यहाँ पर लिख दिया हूँ सब। दूसरी चीज, जो दोनों प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन है इनएक्टिव फॉर्म में होंगे, जैसे O2 एटमॉस्फेरिक के संपर्क में, ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगे, ब्लड क्लॉट कर देंगे। अंदर में क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन हिपेरिन के संपर्क में है तो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। जैसे शरीर से बाहर आया, O2 के संपर्क में आया, तुरंत ब्लड क्लॉट कर देगा, रक्त को थक्का जमा देगा। दूसरी चीज है, ये क्या है, एल्बुमिन। एल्बुमिन सबसे छोटा प्रोटीन होगा और सबसे ज्यादा पाया जाएगा रक्त के प्लाज्मा में। और सबसे ज्यादा पाए जाने के कारण ये हमारे शरीर में दो काम करेंगे, ऑस्मोटिक बैलेंस करेंगे, यानी कि हमारे शरीर में साल्ट का और पानी का बैलेंस करेंगे। यानी कि मोटा मोटा में होम्योस्टेटिस का काम कौन करेगा, ये करेगा एल्बुमिन। और थायरॉक्सिन एक विशेष प्रकार का हार्मोन्स होता है जो हमारी थायराइड ग्रंथि से संश्लेषित होता है। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है ये हमारे गले में पाई जाती है, एच आकार या बटरफ्लाई आकार की होती है। जब थायरॉक्सिन हार्मोन संश्लेषित नहीं होते हैं तो थायराइड को आयोडीन की मात्रा बहुत चाहिए। अब आयोडीन की मात्रा लेने के लिए अपने आकार की वृद्धि करती है। जब आकार की वृद्धि करने लगेगी तो गला हमारा बढ़ जाएगा और एक विशेष प्रकार से रोग से ग्रसित हो जाएंगे। कौन सा रोग, ग्वाइटर, घेघा रोग बोलते हैं। यानी कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स है वो थायराइड ग्रंथि से निकलेगा। थायराइड ग्रंथि बटरफ्लाई या आकार की होगी, हमारे गले में पाई जाएगी। और यह आयोडीन की कमी के कारण, आयोडीन नहीं पाया जाएगा तो अपना आकार बढ़ाएगी, जिससे ग्वाइटर रोग हो जाएगा। अब ये जो थायरॉक्सिन है संश्लेषित कहाँ से होगा, थायराइड ग्रंथि से। दो प्रकार के, T3 T4, ये बाद में पढ़ाऊंगा, एक्स्ट्रा है, सुन लीजिए बस। क्या करते हैं, थायरॉक्सिन जो हार्मोन्स बनते हैं उन हार्मोन्स को रक्त के द्वारा जो पहुंचाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, टारगेट ऑर्गन तक। तो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है प्रोटीन रक्त के अंदर, उस प्रोटीन का नाम है एल्बुमिन। ये कंफर्म। तीसरा, लास्ट, चौथा प्रोटीन है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन प्रोटीन में तीन प्रकार के पार्ट होते हैं, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। अल्फा और बीटा कलेक्टिवली एक विशेष काम करते हैं जो विटामिन का ट्रांसपोर्ट करती है रक्त के अंदर। रक्त में विटामिन पहुंचे तो जिस ऑर्गन को विटामिन की आवश्यकता होगी, ये अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन ले जाकर उनको उस ऑर्गन तक पहुंचा देगा। लेकिन जो लास्ट में बचा है, ये क्या नाम है इसका, गामा प्रोटीन। गामा ग्लोबुलिन जो होगा वो इम्यूनोग्लोबुलिन की तरह कार्य करेगा। इम्यूनो का मतलब क्या हुआ, हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र पाया जाता है। अब ये जो प्रतिरक्षा तंत्र है बच्चों, ये प्रतिरक्षा तंत्र रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है हमारे शरीर में। तो रोगों से लड़ने की क्षमता के लिए रक्त में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं जिनको बी और टी सेल्स बोलते हैं। तो बी और टी सेल्स के प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होता है गामा प्रोटीन्स।
और बी और टी सेल्स जो होते हैं वे हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं। क्या करते हैं? स्ट्रांग करते हैं, मजबूत बनाते हैं, सुरक्षित करते हैं, हमको रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न कराते हैं। ये इतनी बातें कर रहे हैं, इतनी बातें करते हैं। ये था क्या? प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा 55 से लेकर के 55% और 90% इसमें क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। और लास्ट 10% में जो था उसमें मैंने प्रोटीन बता दिया। और क्या क्या है भैया? CO2 है, एनी अदर गैसेज हैं, अदर गैसेज हैं, नाइट्रोजिनस नाइट्रोजिनस मटेरियल है जैसे अमोनिया वगैरह हो गया। ठीक। और क्या है? और क्या है? सोडियम आयंस हैं, क्लोराइड आयंस हैं, कैल्शियम आयन है, हार्मोन है, विटामिन है, विटामिन्स हैं, और प्रोटीन है। प्रोटीन तो मैंने बता दिया आपको, ये देखो प्रोटीन। हार्मोन्स मैंने क्यों बोला बउआ? ये थायरॉक्सिन हार्मोन। विटामिन्स मैंने बोला ट्रांसपोर्ट करता है विटामिन का, तो विटामिन भी तो पाया जाएगा। ये हुई पूरी की पूरी प्लाज्मा की हिस्ट्री। अब बात आती है लिस्ट 45% यानी कि फॉर्म्ड एलिमेंट की। तो इसको करता हूँ रब। अब बढ़ाता हूँ तुमको क्या? लास्ट 45%। देखो रब किया, ये नोटेबल है, ये देखो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? आ जाओ। इतना तेज जो बोल रहा हूँ आप इसको थोड़ा कम स्पीड में देखिएगा। कम स्पीड में देखेंगे अच्छे से समझ में आएगा। और अगर 2x पे देखना है तो उतनी तेज तो मैं बोल ही रहा हूँ। आओ, फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म, मैंने बोला बब्बुआ फॉर्म्ड एलिमेंट में तीन चीजें आती हैं। इनको बोलते हैं रुधिर कणिका। क्या बोलते हैं? रुधिर कणिका। और अगर आसान करें तो रुधिर कोशिका भी बोल सकते हैं। रुधिर कोशिका। एक याद आ गया, एक नया चीज यहां नोट कर लो। हिमेटो हिमेटोपोएसिस पोएसिस हिमेटोपोएसिस बोलते हैं रक्त के उत्पादन को। रक्त के उत्पादन उत्पादन प्रोडक्शन ऑफ ब्लड इज नोन एज हिमेटोपोएसिस। ठीक। रुधिर कणिका या रुधिर कोशिका कितने प्रकार की है बच्चों? तीन प्रकार। एक है RBC, एक है WBC, एक है प्लेटलेट्स। एक एक बात याद करेंगे, पूरा का पूरा याद करेंगे। शब्द सुनना। RBC, यहाँ पर S लिखा होता है। S का मतलब अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नहीं बोल सकते हो ज्यादा, जैसे रक्त कोशिकाएं बहुवचन। ठीक। RBC का मतलब हुआ रेड ब्लड सेल्स या कॉर्पसेल्स। इसका वाइट ब्लड सेल्स या कॉर्पसेल्स, बहुत हर्ष। ठीक। प्लेटलेट्स को बोलते हैं, एक नया नाम है, थ्रोम्बोसाइट। WBC को बोलते हैं ल्यूकोसाइट। रेड RBC को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। एक एक शब्द याद रखिए। RBC का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स, WBC का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट। ये पूरी की पूरी रक्त कणिकाएं हैं, रुधिर कणिकाएं हैं फॉर्म्ड एलिमेंट की। अब ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट में RBC इधर आओ। RBC जो होता है वह लाल रंग का होता है। कैसा होता है? रेड। इसी से नाम इसका पड़ गया। और रेड होने का कारण है एक विशेष प्रकार का प्रोटीन जिसको बोलते हैं हीमो
ये जो हीमोग्लोबिन है ये दो पदार्थ से मिलकर बना हुआ है, हीम और ग्लोबुलिन प्रोटीन। अब ये जो है बच्चों, ये है प्रोटीन, प्रोटीन। और ये हीम वाला जो पार्ट है, हीम का मतलब होता है Fe पॉजिटिव आयन, यानी कि ये है आयरन, आयरन। और ये है प्रोटीन, इसको मैं बोल सकता हूँ पेप्टाइड चेन। अभी मैं बताऊंगा क्यों। क्योंकि पेप्टाइड चेन अल्फा और बीटा जो होती हैं, और इनकी दो दो चेन होंगी, दो दो चेन, टोटल 4 चेन होंगी। कितनी चेन? 4 चेन। और चारों चेनों के बीच में एक एक फंसा होगा, क्या? ये। और ये लेके अपने साथ कवर करेंगी O2 को, O2 को कैरी करेंगी। शब्द सुनना एक एक चीज। आरबीसी लाल रंग का होता है, क्यों होता है? क्योंकि एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, उसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है, दो चीजों से मिलकर बना है, हीम और ग्लोबिन। ग्लोबिन एक विशेष प्रकार की प्रोटीन है जिसमें दो दो चेन होती है, एक अल्फा की, एक बीटा की, एक अल्फा की, एक बीटा की, यानी दो अल्फा दो बीटा की चेन। टोटल कितनी चेन हुई? 4 चेन। अब जो हीम वाला जो पार्ट होता है, हीम का मतलब होता है आयरन, Fe2%। अब ये हीम इन चारों चेनों के बीच में ऐसे फंसा होता है, और फंसने के कारण ये अपने साथ कैरी करता है क्या बबुआ? ऑक्सीजन। यानी कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का कैरियर है, ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने का काम करता है। अब ये जो हीम वाला पार्ट है, शब्द सुनो, हीम वाला जो पार्ट, मान लो आरबीसी की बात करूं तो आरबीसी का जो शेप होता है, क्या शेप होता है? वो होता है बाई कॉनकेव शेप। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊं, आपके पास एक गोल गुब्बारा है, गोल गुब्बारे को बीच में दबा दीजिए, किनारे किनारे पर मोटा हो जाएगा, बीच में दबा रहेगा, बीच में ऐसी संरचना बनेगी कुछ ऐसी। अगर मैं उसको ऐसे दिखाऊं, ऐसे, ठीक, ये गुब्बारा था, बीच में दबाया था। और अगर बनाऊं बाहर से तो ऐसा बनाऊंगा, बीच में दबा है, बाहर से ऐसे उभरा, ये बीच में दबा हुआ है, ये किनारे किनारे उभरा हुआ है, ठीक। इसको बोलते हैं बाई कॉनकेव शेप। अब ये जो बाई कॉनकेव शेप में सबसे ज्यादा इसमें भरा होगा कौन सा पार्ट होगा? अधिकांश भाग कौन कवर करेगा? हीमोग्लोबिन। सबसे ज्यादा भाग भरा होगा क्या? हीमोग्लोबिन। अब अगर हीमोग्लोबिन, सब सुनो, अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती जाएगी, क्या होगी? हीमोग्लोबिन की मात्रा, ये देखो सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती जाएगी तो ये सेल अपना आकार कम करने लगते हैं, छोटा करने लगते हैं, ऐसे अर्धचंद्राकार हो जाते हैं, अर्धचंद्र। और जैसे हीमोग्लोबिन अर्धचंद्राकार होते जाएंगे तो इनको बोलते हैं सिकल, सिकल। और ये होगा कब? जब Fe की मात्रा कम होगी, Fe की मात्रा कम होगी तो ये चारों चेन के बीच में फंस नहीं पाएंगे, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी तो ये अपना आकार चेंज कर देंगे। चेंज कब करेंगे? चेंज जब करेंगे तो हीमोग्लोबिन कम तो सिकुड़ते जाएंगे, तो हंसिया आकार बना लेंगे, उसको बोलेंगे सिकल। अब सिकल का मतलब होता है हंसिया। तो होता क्या है, एक विशेष प्रकार का जेनेटिक रोग है सिकल सेल एनीमिया। उसमें क्या होता है, आयरन की मात्रा कम हो जाएगी, आयरन की मात्रा कम होगी तो पक्का हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो आरबीसी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है और हंसिए के समान संरचना बना लेती है। इस रोग को सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं, SC। ये एक क्या है? जेनेटिक रोग, जेनेटिक डिसीज। एक्स्ट्रा चीजें सुनते चलिए, ठीक। क्यों? क्योंकि आयरन कम होता है। एनीमिया का मतलब ये होता है आयरन का कम हो जाना, क्या? रक्त में आयरन का कम हो जाना इज इक्वल टू एनीमिया, ठीक। ये थी आरबीसी की बात। अब आरबीसी और क्या क्या करता है? मैंने बोला ऑक्सीजन का कैरियर करता है, ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाता है। कैसा शेप होता है? बाई कॉनकेव शेप होता है। होता क्या है इसमें? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना है, हीम और ग्लोबिन। हीम मतलब फेरस, आयरन, और ग्लोबिन का मतलब विशेष प्रकार की प्रोटीन है। कितने चेन है? 4 चेन है। चारों चेन में कौन कौन सी? दो अल्फा दो बीटा। कौन सी? पेप्टाइड चेन। पेप्टाइड इज इक्वल टू प्रोटीन। चारों चेनों के बीच में फंसा रहेगा आयरन, वो फेरस आयरन, और वो अपने साथ क्या कैरियर करेगा? ऑक्सीजन कैरियर करेगा। इसीलिए बोला जाता है जो ब्लड होते हैं, ब्लड में जो आरबीसी है, आरबीसी हमारे O2 का कैरियर है। क्या है? कैरियर है। ये बात नहीं कन्फर्म? और हमारा ब्लड जो रेड दिख रहा है उसका कारण कौन है? आरबीसी है। इतनी बातें कन्फर्म? ये इतनी बातें समझ में आई। अब आरबीसी की संख्या बता दूं।
आरबीसी की संख्या कम ज्यादा होती है, कितने दिन बाद डेथ होता है? 120 डेज इसकी लाइफ साइकिल होती है, लाइफ साइकिल, मर जाता है। लाइफ स्पैन इसका कितना होता है? लाइफ स्पैन बोलो, साइकिल ना बोलो, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन इसका कितना होता है? 120 डेज होता है। आरबीसी के उत्पादन की प्रक्रिया को, आरबीसी के प्रोडक्शन की प्रक्रिया को, प्रोडक्शन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस क्यों बोला? क्योंकि अभी मैंने बोला है आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, इसीलिए मैंने बोला आरबीसी के प्रोडक्शन की प्रक्रिया को एरिथ्रोपोइसिस भी बोलते हैं। ये बातें कंफर्म। अब आरबीसी बनता कहाँ है? हमारे शरीर में जो बोन होता है, आओ यहाँ लिखा है, ये मान लो बोन है, ये मान लो बोन, हंसना मत कैसे भी। यहाँ पर उपस्थित होते हैं बोन मैरो। खाली स्थान होगा, उनके बीच में जो लोग मांसाहारी हैं या नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, सुनते रहिए। इनके बीच में खाली स्थान होता है, हड्डी के बीच में, हड्डी के बीच में जो खाली स्थान होता है, इसमें हड्डी में दो पार्ट, ये है हाइपोफाइसिस और ये है स्टॉप, ठीक। ये जो हाइपोफाइसिस है, इस हाइपोफाइसिस में भी पदार्थ भरा होगा और इसमें भी पदार्थ भरा होगा। वह येलो कलर के होते हैं और रेड कलर के, और इनको बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं? बोन मैरो। अब ये जो बोन मैरो होते हैं, रेड होते हैं, व्हाइट होते हैं, पीला, हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, अस्थि मज्जा, पीला अस्थि मज्जा और लाल रक्त अस्थि मज्जा। ये जो अस्थि मज्जा होते हैं, बोन मैरो होते हैं, इनके अंदर ही सेल का निर्माण होता है, और आरबीसी का निर्माण रेड बोन मैरो करते हैं, लाल अस्थि मज्जा करता है, और लाल अस्थि मज्जा करता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन किसका? आरबीसी का। नाम एरिथ्रोपोइसिस, प्रोडक्शन की प्रक्रिया एरिथ्रोपोइसिस। बनेगा कहाँ? रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो का मतलब, लाल बोन मैरो का मतलब अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा होगा हाँ, हड्डियों के बीच में जो खोखला स्थान होता है, उस खोखले स्थान में भरा होता है, क्या? लाल अस्थि मज्जा। अब 120 डेज लाइफ स्पैन है, तो मरेगी कहाँ? स्प्लीन में जाकर, स्प्लीन, स्प्लीन, स्प्लीन। हिंदी में बोलते हैं इसको प्लीहा। क्या बोलते हैं? प्लीहा। ये था आरबीसी के बारे में। अब मैं डब्ल्यूबीसी पढ़ाने चल रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनते रहिएगा। ये इतनी बातें समझिए, हाइपोफाइसिस स्टॉप, इनके बीच में लाल और पीले रंग का एक पदार्थ भरा होता है, जिनको बोन मैरो बोलते हैं। बोन मैरो पीले कलर का होता है और लाल कलर का होता है। लाल अस्थि मज्जा जो होता है, या रेड बोन मैरो जो होता है, उसके अंदर आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। आरबीसी के प्रोडक्शन की प्रक्रिया को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। इसका लाइफ स्पेन, यानी आरबीसी का लाइफ स्पेन 120 डेज होता है। 120 डेज बाद ये कहाँ डिस्ट्रॉय होती है? जाके डिस्ट्रॉय होती है स्प्लीन में जाके, और स्प्लीन से दो पदार्थ बनते हैं, बिलुवर्डिन और बिलुरुबिन। बिलुवर्डिन और बिलुरुबिन हमारे शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर के स्टूल में एकत्रित हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा जो स्टूल होता है वो येलो कलर का दिखाई देता है। बहुत पढ़ना पड़ेगा। और ये मैंने क्या बोला? आरबीसी के अंदर जो ग्लोबिन प्रोटीन होगी और हिम जो पार्ट होगा, वह ऑक्सीजन का कैरियर करेगा। संरचना कैसी होगी? बाई कॉन्केव शेप होगी। पेप्टाइड चेन होंगे, दो अल्फा दो बीटा, चार चेनों के बीच में फंसा होगा हमारा फेरस, और क्या कैरी करेगा? ऑक्सीजन। अगर इसकी मात्रा कम होती जाती है, एक जेनेटिक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं SCA, सिकल सेल एनीमिया, जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी तो पक्का आयरन की मात्रा कम होगी। आयरन की मात्रा कम होना मतलब इज इक्वल टू एनीमिया, और एनीमिया में आयरन की मात्रा अगर कम हुई, आयरन की मात्रा कम हुई, आयरन की मात्रा कम हुई तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम। मजा मत लेना। हीमोग्लोबिन की मात्रा जैसे जैसे कम होती जा रही है, हमारे शेप चेंज हो रहा है आरबीसी का। आरबीसी का शेप चेंज होकर के कॉन्स्ट्रिक्ट होकर हंसी के आकार का हो जाता है, सिकल के आकार का हो जाता है। इस कारण उस बीमारी को, उस जेनेटिक बीमारी को नाम दे दिया गया है, क्या? सिकल सेल एनीमिया। बातें कंफर्म? इतनी बातें कंफर्म? कुछ बोलने लायक है? अगर बोलने लायक है तो स्क्रीनशॉट ले लो। इनकी मात्रा किसकी? आरबीसी की। आरबीसी की मात्रा होगी 5 मिलियन, 5.5 मिलियन बोल सकते हैं। 54 बोला गया है, 5.5 मिलियन बोल, मिलियंस पर क्यूबिक मिलियन।
mm, ठीक, 5.5 मिलियन पर mm³ किसमें, ब्लड में, ऐसा। और ठीक, आरबीसी की संख्या 5.5 मिलियन होती है पर mm³। और एक चीज और याद रखिए, इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। कुछ जीवों में पाया जाता है, बाद में बता दूंगा। ऊंट में पाया जाता है, और एक लामा एक एनिमल है उसमें पाया जाता है। ऊंट और लामा दो दो जीव ऐसे होते हैं जिनके आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है, प्रोमिनेंट नहीं होता, छोटा सा होता है। याद रखना कि आरबीसी के अंदर प्रायः जितने भी एनिमल होते हैं सब में आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस का अभाव होता है, यानी कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। लेकिन जब शुरुआत में बनते हैं तब न्यूक्लियस होता है, बाद में डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्यों डिस्ट्रॉय होता है? क्योंकि ये जो हीमोग्लोबिन है इतनी अधिक मात्रा में होता है कि गायब कर देता है न्यूक्लियस को, इसीलिए न्यूक्लियस गायब हो जाता है। शब्द याद रखना, पहले बनते समय तो रहेगा, आरबीसी बनेगी तो उस समय रहेगा न्यूक्लियस, लेकिन जैसे जैसे मात्रा बढ़ती जाएगी किसकी, यानी कि एडल्ट होता जाएगा आरबीसी, तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती जाएगी, तो न्यूक्लियस के लिए स्थान नहीं बचेगा, इसलिए न्यूक्लियस गायब हो जाता है। लैक ऑफ न्यूक्लियस इन प्रेजेंट इन आरबीसी सेल्स, ये कंफर्म। अब आरबीसी की अंदर सेल्स पाई जाएंगी, वो न्यूक्लियस पाया जाएगा। ऊंट और लामा एक विशेष प्रकार का एनिमल है, ऊंट कैमल और लामा दोनों में पाई जाती हैं आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस। कोई कारण होता है बताऊंगा, अभी इतनी चीजें याद रखो। संख्या याद रख लेना, 5.5 मिलियन पर mm³ इन ब्लड। बस इतना ही था आरबीसी के बारे में।